अमजद साहब जो एक ऐसी इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं जो पाकिस्तान में एक ज़माने में बड़ा फल फूल रही थी। 2010 में उन्होंने एक पाकिस्तान के दिल, एक बहुत ही खूबसूरत शहर, बहुत ही खूबसूरत मिजाज और बहुत ही खूबसूरत चेहरों वाले आवाम का शहर, उस शहर में, क्योंकि उनका अपना शहर है, वहाँ पर एक उस ज़माने में वर्ल्ड सोसाइटीज़ का नया नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। तो वहाँ पर उन्होंने एक प्लॉट लिया। प्लॉट बड़ा था, फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन के पैसे नहीं थे। नौकरी के साथ साथ उन्होंने उस घर की कंस्ट्रक्शन शुरू की और ग़ालिबन 2013-14 तक उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। अपने बीवी बच्चों के साथ उस घर में शिफ्ट हो गए। आपको याद होगा रिसेंट पास्ट में कोरोना आया। कोरोना ने कई इंडस्ट्रीज़ को तबाह किया, वहीं पाकिस्तान की उस इंडस्ट्री को भी तबाह कर दिया जो कई लोगों को जॉब्स दे रही थी। अमजद साहब थोड़े क्राइसिस में आना शुरू हुए, लेकिन क्योंकि कंपनी मालिकान के बहुत करीब थे तो उनकी नौकरी को तो ऐसा सच मसला नहीं था, लेकिन उनको लगा कि अब हमें तैयारी करनी चाहिए, थोड़ी सेविंग्स होनी चाहिए। उन्होंने उस घर की निचली मंजिल यानी ग्राउंड फ्लोर को किराए पर दे दिया। किराएदार अच्छे थे क्योंकि मोहल्ले की एक फैमिली के साहबजादे जो शादी के बाद अलग हुए थे उनको ही उन्होंने किराए पर दिया था। ख़र्चों में जो अमाउंट कम हो रहा था वो उस किराए के अमाउंट की वजह से एक तरीके से मैनेज होना शुरू हो गया। कुछ अर्से बाद जिस इंडस्ट्री के लिए वो काम कर रहे थे वहाँ पे होता है ना, पहले बाप दादा ने इंडस्ट्री खड़ी की होती है तो उसके करीब के लोग होते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं। फिर जब बच्चे टेक ओवर करते हैं तो उनका अपना मिजाज होता है, वो अपनी टीम बनाते हैं। तो जिस इंडस्ट्री के लिए वो काम कर रहे थे वहाँ उनके बच्चों के हाथ में जब वो इंडस्ट्री गई तो इनकी कदर व कीमत कम हो गई। इनको अंदाज़ा हुआ कि शायद अब मेरी नौकरी के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं, और ऐसा ही हुआ। उनकी नौकरी चली गई। उनके लिए मामलात ऐसे पैदा कर दिए गए कि इतना कुर्बानी देने वाले उस इंडस्ट्री के लिए ऐसे शख्स को नौकरी छोड़ना पड़ गई। घर बैठ गए। बेगम एक गवर्नमेंट टीचर थी, थोड़ा बहुत गुजारा उनकी सैलरी से हो रहा था। फिर ग्राउंड फ्लोर वाला जो पोर्शन था वो किराए पर दिया था, लेकिन फिर भी क्योंकि बच्चे अब यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और स्कूल में थे तो उनकी फ़ी देना, बाकी मामलात में खर्चों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। बच्चों की पढ़ाई का खर्च तो होने नहीं दिया जा सकता था। इस वजह से फ़ैसला ये किया कि हम एक दूसरे इलाके में छोटे घर में शिफ्ट हो जाते हैं और अपना फर्स्ट फ्लोर का जो पोर्शन जहाँ हम रहते हैं ये भी किराए, एक तरीके से पूरा घर ही किराए पे दे देते हैं। ग्राउंड फ्लोर ऑलरेडी है, फर्स्ट फ्लोर के लिए अब किराएदार ढूंढने जाने लगे। साथ साथ इन्होंने एक दूसरे इलाके में, एक नॉर्मल सा इलाका, वहाँ पर किराए कम थे। उन्होंने बोला जब तक मेरा बच्चा यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट कर ले, कम से कम कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले बच्चे निकल जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, फिर हम चले जाएंगे अपने घर में। अब जी फर्स्ट फ्लोर पे किराए के लिए कोई फैमिली चाहिए थी। इलाके के एक एजेंट को बोला गया। एजेंट ने फैमिलीज़ लाना शुरू की और एक फ़ैमिली को वो लाया। उन साहब का जब इंटरव्यू लिया अमजद साहब को उस शख्स ने अपना तारुफ ये दिया कि मैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए काम करता हूँ। तो उन्होंने सही है, फिर बात होती किस कंपनी के लिए करते हैं, तो एक उसने मल्टीनेशनल कंपनी का नाम ले दिया कि मैं इनके लिए काम करता हूँ और हमारे घर का में सामान भी ज़्यादा नहीं है, हम बीवी बच्चे हैं, 3 ग़ालिबन उनके बच्चे थे और बेगम। तो छोटी सी हमारी फैमिली है, हमें ये बहुत सूट करेगा घर, और आपका घर जैसे हमारा अपना घर होता है हम ऐसे रखेंगे। बहरहाल अमजद साहब खुश हो गए कि चलो सही है, अच्छी फैमिली मिली है। अमजद साहब ने उस एजेंट को ओके कह दिया और एजेंट, जारी बात है, हर बंदे का कारोबार, हर बंदे की रोज़ी रोटी चल रही है, उसको भी खुश हो गया जी हमारा कमीशन वगैरह बाकी चीज़ें। एजेंट की तरफ से कुछ सुस्ती दिखाई जा रही थी। जो किरायानामा होता है ना, जो एग्रीमेंट होता है, वो उसकी शिकायत तो तय हो चुकी थी, लेकिन वो किरायानामा बनकर नहीं आ रहा था कि जिस पर दस्तखत हो और वो शिफ्ट कर सके। तो अमजद साहब कह रहे हैं एक दिन मैं बीवी बच्चों के साथ कहीं जा रहा था, ड्राइव कर रहा था, तो स्पीकर पे मैंने फ़ोन रिसीव किया तो इस किराएदार की कॉल थी जिसने फर्स्ट फ्लोर किराए के लिए मांगा था, और इसमें शिफ्ट जब ही होना था जब एग्रीमेंट हो जाए। तो कहता जी वो तो एजेंट वाले तो ऐसे ही होते हैं, आप तो कोई बहुत ही शरीफ आदमी है सर, और उसने इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की कि आप मुझे बोले, मैं ज़रा उसको अपने हिसाब से प्रेशर देता हूँ, एक ऐसे काम नहीं करते, किराया जो एग्रीमेंट है वो लेट हो रहा है तो हमें शिफ्ट होना है और ये और वो। बहरहाल अमजद साहब ने बात सुनी, उससे बोला कि नहीं, आप बीच में आने की ज़रूरत नहीं, मैं उससे बात करता हूँ, किरायानामा जल्दी तैयार कर ले और वो आपसे साइन करवा ले। बहरहाल जी ये एक पहला मौका था जो अमजद साहब के दिल में थोड़ा सा एक शक आया, लेकिन उन्होंने फिर सोचा कि नहीं यार, शायद मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ और अभी खर्चे पूरे करने के लिए हमें अपना फ़र्स्ट फ्लोर किराए पर देना बहुत ज़रूरी है। खैर वो किराएदार फ़र्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट हो गए। ये ग़ालिबन 2023 के सितंबर या अक्टूबर की बात है। 2-3 महीने तो किराया बहुत सही तरीके से आया,
लेकिन पहले महीने के बाद हुआ क्या, उसने गैस का बिल देना छोड़ दिया और गैस के बिल का ज़्यादा फ़र्क नहीं बनता था। शेयरिंग थी, ग्राउंड प्लस वन मुश्तरका 1 मीटर था गैस का। कहा यह गया था अमजद साहब की तरफ से कि आप लोग शेयरिंग करके पे कर दिया करिएगा, और ये अपना शेयर नहीं देता था। अमजद साहब ने जब पहली दफ़ा ऐसा हुआ तो बोला कि यार नेक्स्ट मंथ किराया जो है ना बढ़ा के दे दिएगा, अभी मैं पे कर देता हूँ, तो ऐसा कोई मसला नहीं है अगर कोई मसला है। सही है जी। उस किराएदार ने, फर्स्ट फ्लोर वाला जो किराएदार था, उसने अगले महीने किराया बढ़ा के दे दिया, लेकिन गैस का बिल ग्राउंड फ्लोर वाले दूसरा किराएदार था उसके साथ शेयर नहीं किया। हम जो साहब ये कहते थे यार आप लोग आप आपस में मैनेज करके जमा करवा दिया करें। बिजली के मीटर दोनों के अलग अलग थे। अभी कुछ 4 महीने गुजरे थे, गालबन सर्दियाँ थी, जनवरी का किराया नहीं आया। अमजद साहब को अपने बच्चों की फ़ी, बाकी मामलात के लिए किराए की ज़रूरत होती थी। अमजद साहब कॉल करते तो कभी उठाता कभी नहीं उठाता। वो उठाता तो कहता जी मैं अभी मीटिंग में हूँ, आपको शाम में कॉल करूँगा, आपसे शाम में रब्ता करके मैं आपको क्लियर सिचुएशन बताऊँगा। नहीं जी, करते ही नहीं थे। 1-1.5 हफ्ता गुजर गया। अब जब दूसरा महीना चढ़ गया तो अमजद साहब ने दोबारा कॉल की, इत्तेफाक से इसने उठा भी ली। तो ये साहब कहते हैं जी आप मेरे घर आएँ और फिर बैठ के बात कर लेते हैं। अमजद साहब चले गए। अमजद साहब ने जी देखा तो ये बेड पे लेटे हुए, कह रहे जी मैं तो बेड रिडन हूँ बहुत दिनों से, मैं ऑफिस जाऊँगा तो किराया दूंगा आपको। कह रहे जी हुआ क्या? कह रहे मुझे मोहरों का मसला हो गया, तो अब जब मैं ऑफिस जाना दोबारा शुरू करूँगा जब भी किराया दूंगा। इन द मीनवाइल आप एक काम करें ना, आप जो एडवांस है आपके पास, जो डिपॉजिट है, सेफ्टी डिपॉजिट, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, उसमें से काट लीजिए और फिर मैं आपको पे कर दिया करूँगा। खैर जी, अमजद साहब ने बोला कि अल्लाह तुम्हें सेहत दे, मैं इस 4-5 साल पहले इस अजियत से गुजरा हूँ, और उसको थोड़ी टिप्स वगैरह दी, चीज़ें वीज़ें बताई कि ऐसे मसाज वगैरह मालिश वालिश कराओ और बेल्ट वेल्ट यूज़ करो, सही हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल बात नहीं होती। अमजद साहब आ गए जी वापस। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो इस शहर का निज़ाम है उसके मुताबिक 3 महीने का होता है, लेकिन इन साहब ने रिक्वेस्ट करके 2 महीने का दिया था। अब जब दूसरा महीना भी एक तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट ही मैनेज हो रहा था, 1 महीना तो वैसे ही ख़त्म हो गया, उसने किराया नहीं दिया। अब दूसरा महीना भी जब ख़त्म होने वाला था तो अमजद साहब ने दोबारा कॉल की। अब ये मिल नहीं रहा, बच्चे फ़ोन उठाते हैं कभी कि जी अब्बू ज़रा किसी काम से बाहर गए या हॉस्पिटल गए। घर जाते तो बेगम कह देती कि जी उन्होंने कहीं जाना था, उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो ऑफिस जाना शुरू किया, काम का लोड ज़्यादा है, लेट नाइट घर आते हैं वो, शायद इस वजह से आपसे रब्ता नहीं हो पा रहा। तो अमजद साहब खामोश होकर आ गए। वही बात कि वो इस माहौल के आदी नहीं थे, अपने घर में रहे कभी उन्होंने इस तरह की डीलिंग की नहीं थी, और जो उनकी जॉब थी, जिस सेक्टर के लिए वो काम करते थे, वो भी साफ़ सुथरा डिसेंट माहौल था। लेकिन जब 2 डिपॉजिट पूरे हो गए तो फिर अमजद साहब ने एजेंट को कॉल की। एजेंट से बोला कि यार ये क्या मजाक है। फिर उस बंदे को भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया तो उस शख्स ने कहा कि अच्छा ऐसा होता नहीं है, लोगों को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, मसाइल हो जाते हैं हर किसी के साथ, खुदा ना करे आपके साथ हो। मैं तो, हमारी तो ऐसे ज़मीनें हैं जी उस शहर में, हमारी आबाई ज़मीन है, मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, हम तो किसी के 50 रुपये ना रखें, और ऐसी इमोशनल बातें करके ना उसने मामले को रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश की। एजेंट से फिर बाद में अमजद साहब की अलहदा से मुलाकात हुई। एजेंट ने कहा कि नहीं जी आप बेफिक्र हो जाएं, ये आपको किराया देगा। 2 महीने का किराया एडवांस में मैनेज हो चुका है, और इस दौरान इसने मुश्किल से एक छोटा सा अमाउंट ट्रांसफ़र किया 2 किस्तों में, और फिर गायब हो गया। अब तकरीबन 4 महीने गुजर चुके थे। 4 महीने में 2 महीने का किराया एडवांस डिपॉजिट में सेटल हो गया, और कुछ जो अमाउंट इसने बीच में 2 एक साथ में दिया था वो एक तरीके से तीसरे महीने का किराया हो गया। अब चौथे महीने के किराए की बात आई तो इन साहब ने फिर मिलना छोड़ दिया। घर पे जा रहे हैं तो नहीं मिल रहा, फ़ोन कर रहे हैं तो नहीं मिल रहा। कभी बच्चे फ़ोन उठाते हैं जी पापा बहुत देर से आए थे, वो सो रहे हैं, या उनकी तबीयत फिर ख़राब हो गई है। एक दिन इसने फ़ोन उठाया तो अमजद साहब ने बोला देखो यार मेरे मामलात जो होते हैं ना, बच्चों की फ़ी देनी होती है, घर के मामलात हैं, हमने, वरना हम अपने घर में रह रहे थे, हम दूसरी जगह, भाई बड़ी पर्सनल बात है, लेकिन शिफ्ट ही इस वजह से हुए हैं कि मेरे बच्चों की तालीम का हर्ज ना हो। आप ऐसा करोगे तो मेरे बच्चे, तालीमी जो इदारे हैं उसमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, और आप किराया बस आप टाइम पे दो, हमें आपसे और कोई तकलीफ़ नहीं है। तो कहते हैं जी मेरी बीमारी का मसला है ना, मैं इतनी बात सुनता हूँ, और हम ज़िम्मेदार हैं, हमारी ज़मीन है हमारे अपने आबाई शहरों में, हम इस तरह की ना बात सुनते ना किसी के पैसे रखते हैं। तो उन्होंने बोला भाई ये इस जिस बीमारी का नाम आप ले रहे हो, मोहरों का मसला, इस बीमारी से मैंने 4-5 साल पहले बहुत अच्छी तरह इसको डील किया है, और 2-3 महीने में सेहतयाब हो गया था। आप अच्छे डॉक्टर के पास जाओ और वो जो मालिश होती है वो करवाओ, बेल्ट वेल्ट यूज़ करो, सब सही हो जाएगा। अच्छा जी छोड़े, हम आपका जो भी मामला हैं, कुछ अर्से मुझे टाइम दे, मैं कर दूंगा। एक दिन अमजद साहब को अर्ली मॉर्निंग उसी सोसाइटी के, मैंने आपको बताया था हाउसिंग सोसाइटी है वो, एक हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस से फ़ोन आया कि ज़ाहिर बात अमजद साहब शुरू से रह रहे थे, 2008-10 में उन्होंने प्लॉट लिया, फिर वो घर बनाया। तो उन साहब ने बोला कि जी ऐसे ऐसे आपके घर में बिजली वाले आए थे, बिजली के महकमे वाले, और वो मीटर उतार रहे थे, तो आपके किराएदार ने तो झगड़ा इतना किया कि हाथापाई पे उतराया। आपके लिए कोई मसाइल ना हो तो मैं बस आपको आगाह कर रहा हूँ। खैर जी
अमजद साहब ने फौरी तौर पे रेफरेंस नंबर डाल के ऑनलाइन चेक किया तो 3 महीने का बिजली का बिल पे नहीं हुआ था। और ये होता ही था कि साहब जब बहुत ज़्यादा ड्यूज सर पर खड़े होते थे या कोई आ जाता था तो ऐसे झगड़े करके भगा देते थे और अगले दिन जाके एक अमाउंट जमा करा देते कि होल्डिंग अमाउंट, कि बिजली ना कटे। अमजद साहब के दिमाग में होने लगा कि अगर मीटर उतर गया या कोई और बड़ी कार्रवाई हो गई तो कभी महीनों, कभी कभी तो साल लग जाते हैं दोबारा इन मामलात को सीधा करने में। अगर हमने कल को अपने घर में दोबारा शिफ्ट होना हो, किसी और किराए पे देना हो, तो इस किराएदार की वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमजद साहब फिर उस एजेंट को लेकर इस किराएदार के घर गए तो इत्तफाक से साहब मिल गए। जहाँ किराए का तकाजा किया वहीं साथ साथ ही बोला कि आपने यार बिजली के महकमे वालों के साथ ये क्या मजाक किया, और आपने तो बिजली का बिल नहीं पे किया। 2 महीने से 3 महीने से आप ये मिनिमम अमाउंट पे कर रहे हैं, होल्डिंग अमाउंट जो है वो भी जब बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर करते हैं। काफ़ी बहस मुबाहिसा हुआ और फिर अमजद साहब इस बात को बाकायदा डील का हिस्सा बना के वहाँ से निकले कि भाई अब आप किराए भी टाइम पे देंगे और ये बिजली बिल के मामलात हैं, जल्द से जल्द इसको सेटल करें। ऐसा ना हो कि मीटर उतार के ले जाएं। आप कहते हैं जी आप किराएदार हैं ना, ये हमारा घर है, अगर इस पर कोई मसला हुआ तो हमने उसको झेलना है, आप तो कहीं और चले जाओगे, आपके लिए मसाइल नहीं होंगे। अब गैस का बिल ये नहीं दे रहे थे, वो ग्राउंड फ्लोर वाले पर आ गया तो बाकी मकानदार ने बोला चलो बिल इतना नहीं है, कर्टसी में मैं खुद आपको पे कर दूंगा। ग्राउंड फ्लोर वाले को बोला कि मैं अमाउंट भेज दिया करूँगा, आप ये गैस का बिल पे कर दिया करें। बिजली का बिल का मामला जो सामने आया, अब ये चंद महीनों में सेटल करेगा नहीं करेगा, और ऊपर से 6 महीने से किराया नहीं दिया। 2 महीने का तो चलो एडजस्ट हो गया, 1 महीने का वैसे उसने एक साथ में दिया, 3 महीने का किराया एक तरीके से चढ़ चुका था। अब एक शख्स जो वैसे ही परेशान है नौकरी से, बाकी मामलात से, घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चा यूनिवर्सिटी में आखिरी साल है उसकी, कोई हर्ज नहीं होना चाहिए पढ़ाई का, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए डिप्रेशन का शिकार होने लग जाता है आदमी। अमजद साहब के साथ भी यही हो रहा था। और इस दौरान एक नया इंकशाफ हुआ कि सोसाइटी का जो मेंटेनेंस का बिल होता है वो तकरीबन 4 महीने से इन साहब ने पे नहीं किया था। सोसाइटी वालों से बात की तो वो एक लंबा प्रोसेस, क्योंकि नए रूल के मुताबिक हो ही रहा था कि अगर आप पोर्शंस में अपना घर देते हैं किराए पर तो आपको हर पोर्शन का अलग मेंटेनेंस बिल देना पड़ता है। तो खैर वहाँ जाके बातचीत थी इनकी, इन्होंने फिर एक तरीके से ये किया, कह रहे हैं यार अभी आप फ़िलहाल यही समझेंगे हम रह रहे हैं, हमने कोई कमर्शियल नहीं बना लिया इसको, मुझ पर थोड़ा बैड टाइम है, ये थोड़ा बुरा पैच निकल जाएगा मामलात का, तो शायद हम खुद वापस आ जाएं। आप इसको एक ही घर तस्वुर करें, इसको अलग अलग आप जो है मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं वो ना लें, हम आपको गारंटी देते हैं कुछ अरसे में चीज़ें सही हो जाएंगी। बहरहाल सोसाइटी वालों ने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया कि चलो सही है, आप कुछ अरसे बाद अलग अलग तो देना है आपने, ये सबके लिए उसूल बराबर है, लेकिन आप इतना % दे दीजिएगा। जो आप कह रहे हैं ना कि बाकायदा हम इसको कमर्शियल एक्टिविटी नहीं बनाएंगे, सोसाइटी ऑफिस वालों ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि ऐसा ना हो यहाँ पे एक 2 पोर्शन में बिल्कुल अजीब माहौल ना हो जाए। तो सही है, अगर आपकी ये कमिटमेंट है तो कोई बात नहीं। अब जब ये घर गए, अमजद साहब की बेगम से बात हुई तो बेगम ने बोला भाई ये फ़ी का मसला, ये मसला, इतने सारे मसाइल गिनवा दिए। और उन्होंने बोला भाई अभी सिर्फ मैं जॉब कर रही हूँ, आपकी जॉब है नहीं, किराया आ नहीं रहा एक पोर्शन से, तो हम कैसे मैनेज करेंगे। अमजद साहब और उनका बेटा और वो स्टेट एजेंट वो गए अगले दिन इस किराएदार के घर, उससे रिक्वेस्ट की कि भाई ये हमारी सिचुएशन है, ये एजेंट है, इसने आपको घर दिलवाया है, हमने आपसे किराया लेना है और आपने हमारे काम पूरे करके देने। तो उसने बोला सही है, आप ज़रा अंदर आए। अंदर लेकर गया तो कहते जी दरवाजे का लॉक ख़राब है, ये आप करवा के दें, ये फ़लाने खिड़की का हैंडल टूट गया, ये फ़लाना वॉशरूम का मुस्लिम शावर टूट गया, आपके अपने घर के ऐसे हालात हैं। तो अमजद साहब ने बोला भाई मैंने आपको एक चीज़ करा के दी थी और मैं करवा देता हूँ ये काम, लेकिन मैंने घर आपसे शुरू में एक बात कही थी कि आपने इसको अपना घर समझ के रहना, आप हमें साफ़ सुथरे अच्छे डिसेंट फैमिली लगे, हमने इस वजह से आपको एक घर दे दिया। और आपने कहा भी हमारा सामान नहीं है, आपका तो घर ख़राब नहीं होगा। आपने जो हालत की हुई है तो ये छोटे मोटे काम तो खुद करा लेता है आदमी, लेकिन सही है, आप वो टिपिकल तरीके से चलना चाहते हैं, मैं करवा देता हूँ, लेकिन इसके बाद ना किराए में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना बिल्स में, ना सोसाइटी के बिल्स में। इस पर वो किराएदार भड़क गया कि जी यहाँ मेरे बच्चे बैठे हैं, मेरी अहलिया बैठी हुई हैं, आप मुझे बेइज्जत कर रहे हैं, आप इतने लोग उठ कर आ गए मेरे घर पे, मेरे दरवाजे पे, और मुझे आप लोग धमका रहे हैं। तो अमजद साहब उसकी शक्ल देख रहे हैं। उस वक्त अमजद साहब ने चुपचाप ही वहाँ से निकलने में आफियत समझी और घर आने के बाद इन्होंने डिस्कशन किया अपनी बेगम से और अपने बेटे से, और उसके बाद इनके करीबी रिश्तेदार हैं जो उस शहर के एक जाने माने वकील भी हैं, उनसे डिस्कस किया कि भाई ऐसी कोई कानूनी शिक है जो ये बंदा इतना उछल रहा है और हमें इतना तंग कर रहा है, किराया नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, ये तो ऐसा लग रहा है बस मुफ्त में रहने के लिए यहाँ पर आया, तो कोई किरायानामा में ही किरायानामा रखा है, इसमें ऐसी कोई चीज़ होती है। उस वक्त उन वकील साहब ने बोला कि इस किरायानामा में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, आप कानूनी तौर पे इस चीज़ को डील करें, कानूनी तौर पे अगर आप चाहते हैं कार्रवाई की जाएगी, जो भी हो सकता है बाकी मामला हम उसको करेंगे, लेकिन मेरा पहला मशवरा ये है कि इस मामले को बाहमी रजामंदी से हल करें और जल्द से जल्द
इस नासूर से जान छुड़ाएं। ये नासूर बनता जा रहा है आपके लिए। जो सिचुएशन बता रहे हैं आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे, और इससे पहले पता करवाएं कि इस शख्स का बैकग्राउंड क्या है, इसने क्या आपको कंपनी बताई थी। लेकिन ऐसे ऐसे कंपनी बताई थी। कह रहे हैं यार एक काम करें, इसका नाम और इसकी जो बाकी डिटेल है मुझे दें, मैं किसी तरीके से पता कराता हूँ ये किसके लिए काम करता है और इसका ये उछल क्यों रहा है इतना। जो उनके जानने वाले वकील थे उन्होंने किसी तरीके से पता कराया और फिर अमजद साहब को फ़ोन करके बताया कि भाई आपको इसने जिस कंपनी का नाम लिया था ये किसी ऐसी कंपनी के लिए नहीं काम करता, ये एक इनकम टैक्स लॉयर है, ये वकील है एक, और इनकम टैक्स मुख्तलिफ कंपनीज़ के जो मामलात होते हैं उसमें डील करता है, उसमें उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बहरहाल ये एक वकील है। अब अमजद साहब का दिमाग चलना शुरू हुआ कि जी हमारे यहाँ जो सोसाइटी में एक है ना एक स्टिग्मा लग गया है कुछ लोगों की वजह से कि पुलिस, सहाफ़ी और वकील को कोई मालिक मकान घर किराए पे नहीं देता, क्योंकि फिर बाद में कुछ तरह के मामलात होते हैं और ये तीनों सेक्टर के लोग ज़रा चीज़ों को बेहतर समझते हैं, इनके ताल्लुकात होते हैं। अब उनको और डिप्रेशन बढ़ गया, एक तो माली मामलात, फिर ये कि मेरे घर पे कब्ज़ा ना हो जाए। एक महीना ऐसे ही चला और अब मामलात और ख़राब हो गए। जब बात होती तो वो शख्स अब गाली गलोच पर आ चुका था। वो ये धमकी भी दे चुका था कि तुम लोगों ने जो करना है कर लो, मेरे घर उठ के आ जाते हो। हालांकि अमजद साहब अपने बेटे के साथ जाते थे या स्टेट एजेंट के साथ जाते थे, लेकिन वो ये कि जो मुझे धमकाने आते हो। उसने फिर एक जुमला बोला कि मैंने स्टे ले लिया ना तो फिर भूल जाओ सब कुछ। अब अमजद साहब के दिमाग में वही जो उनके वकील दोस्त ने बात बताई थी कि ये तो वकील है। अच्छा, अमजद साहब खौफ के मारे उसको ये भी नहीं बता रहे थे कि तुमने झूठ बोला है, तुम उस मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे, तुम तो वकील हो, कि जी मेरे घर पे फिर ये खुल्लम खुल्ला बदमाशी पे ना आ जाए। क्योंकि मोहल्ला पुराना था तो अमजद साहब जब आते थे ऐसे मामलात को देख रहे थे तो उनके पड़ोस में एक साहब ने बोला कि देखें ये मुझे टेढ़ा इंसान लगता है तो फिर इसके साथ दूसरे तरीके से ही पेश आए। अमजद साहब ने बोला भाई दूसरा तरीका क्या करूँ, मैं कानूनी कार्रवाई में जाना नहीं चाहता। मैं वो आपको पता है 20-20, 25-25 साल, कभी कभी कई 2-2 साल लग जाते हैं जी। मेरा घर तो मुझे तो अभी ज़रूरत है किराए की, मैं तो अभी बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ हूँ, मेरे पास नौकरी भी नहीं है। कह रहा नहीं फिर इसके साथ बदमाशी की जाए, आप कहें तो फिर मैं किसी को अरेंज करता हूँ, फिर इससे इसी की तरह डील करेंगे, होगा वकील अपने लिए। अमजद साहब खामोश हो गए। घर आए, घर आने के बाद अपनी अहलिया से मशवरा किया, अपने बेटे से मशवरा किया। आपको पता है लड़के ज़रा निकलते हैं शहर में, उनको ज़्यादा अंदाज़ा होता है। इनके बेटे ने मशवरा दिया कि देखें पापा अगर आप इन चीज़ों में जाते हैं ना तो बदमाश हो सकता है वक्ती तौर पे आपका काम करा ले, लेकिन हमारे शहर का मिजाज यही है कि वो काम करवाने के बाद फिर आपको ब्लैकमेल भी करेगा। फिर वो एक ऐसा अंधा कुआं बन जाएगा कि आप उसको भरते रहेंगे सालों या महीनों। तो ये रास्ता तो ना और मुश्किल में फंसने के मुतरादिफ होगा, आप दूसरा मामला देखें। फिर अपने उस वकील दोस्त से बात की। वकील दोस्त ने बोला कि यार मुझे 1-2 दिन दें, मुकदमेबाजी में तो बाद में जाते हैं, मैं दूसरे तरीके से डील करता हूँ। अच्छा, वो वकील साहब बहुत मोतबर नाम है। आपको पता है हर प्रोफेशन में, जैसे सहाफ़ियों में कब्ज़ा ग्रुप भी है, सहाफ़ियों में ऐसे सहाफ़ी भी हैं कि सालों लगा दिए आज तक किराए के घरों में रहते हैं। इस प्रोफेशन में सालों लगाए लेकिन फिर भी बाइक पर घूमते हैं। ऐसी वकला में भी होते हैं, पुलिस में भी होते हैं। वो साहब बड़ा एक मोतबर नाम समझे जाते हैं उस शहर का। तो उन साहब ने फिर आपको पता है घोड़े दौड़ाए, पता करवाया कि भाई मामला कहाँ है, किसके अंडर में, किसके साथ काम करता है, इमेज क्या है। एक बार काउंसिल के बहुत सीनियर शख्सियत से उनका रब्ता हुआ और पता ही लगा कि ये जो किराएदार है असल में इसको सारे केसेस, अक्सर केसेस वो जो बार काउंसिल वाले साहब हैं जो बहुत अच्छा ओहदा रखते हैं वो दिलवाते हैं, और ये उनका एक तरीके से शागिर्द है, उनकी टीम का हिस्सा है। अच्छा, वो होते नहीं उस तरह के वकील कि जिस सीनियर वकील से कोई ऐसा केस आया तो जिस सीनियर वकील के पास चले गए। तो ये किराएदार अक्सर कोई ऐसे मामला होते थे ना अपने सीनियर के पास, यानी कि उन बार काउंसिल वाले साहब के पास चला जाता था और चीज़ें समझता था, और फिर वही बार काउंसिल वाले साहब इस किराएदार वकील को केसेस भी दिलवाए करते थे, और ये एक तरह से उनकी टीम का हिस्सा था। तो अमजद साहब के जो वकील दोस्त थे उन्होंने उन जो बार काउंसिल वाले साहब थे उनसे रब्ता किया, उनसे बोला मैं आपसे एक मीटिंग रखना चाहता हूँ। वो अमजद साहब के साथ उन बार काउंसिल वाले साहब के पास गए और अमजद साहब ने सारे ऑडियो मैसेजेस सुनाए जो उसने बदतमीज़ी की, गालियाँ दी, धमकियाँ दी, भी जो बिल्स पे नहीं कर रहा, किराया नहीं दे रहा। अब वो जो बार काउंसिल वाले साहब थे वो तो बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने बोला कि देखें यार हम यहाँ बाइज़्ज़त तरीके से काम करते हैं, बावजूद उसके कि हमारा इंप्रेशन सही नहीं है कि वकला ऐसे होते हैं, शायद इसी वजह से इंप्रेशन सही नहीं है, आप समझ सकते हैं। अमजद साहब को उन्होंने एक तरीके से सफाई पेश की। तो बोला मैं इसको बुलवाता हूँ, आप एक काम करें, 1-2 दिन में मैं कोई मीटिंग लाइनअप करता हूँ, आप आइए, बैठते हैं, बात करेंगे, इंशाल्लाह मसला हल होगा, 100 नहीं 200% हल होगा, आप बेफिक्र हो जाएं। इन साहब को बुलवाया अगली मीटिंग में अमजद साहब, ये किराएदार वकील, बार काउंसिल वाले साहब और अमजद साहब का जो जानने वाला वकील था जिसने सारी मीटिंग बार काउंसिल वाले ओहदेदार से सेट करवाई थी, वो सब बैठे। अब जो बार काउंसिल के जो बड़े ओहदेदार हैं उन्होंने बात की कि यार तुम यहाँ हमारे प्रोफेशन को बदनाम कर रहे हो और तुम मेरी टीम का हिस्सा हो, मैंने तुम्हें चीज़ें दिलवाई, तुम मुझे सीनियर मानते हो अपना और तुम ये बदमाशी कर रहे हो इन लोग हमारे पीछे, तुम्हारा इमेज तो बिल्कुल मुख्तलिफ है मेरे सामने।
तुम तो बड़े शरीफ इंसान हो, तुमसे तो तुम लोगों को फैसिलिटेट करते हो, अक्सर तो तुम कहते हो जिनके पास फ़ी नहीं होती मैं उनके लिए भी केस लड़ता हूँ। ये तुम किस किस्म की बदमाशी कर रहे हो? किस्सा मुख्तसर ये कि वहाँ उन बार काउंसिल के जो अहदेदार थे, बड़ा अच्छा जाना माना नाम है, उन्होंने उस किराएदार वकील को पाबंद किया, तंबीह की कि तुमने फौरी तौर पे इनका किराया जो बकाया जाते हैं, जो अब 8-10 लाख रुपए हो चुके थे बिल्स और किराए की मद में, वो अदा करने, और इनका घर जल्द से जल्द आप फारिग करो, खाली करो, 1 महीना है आपके पास, आप कहीं और घर ढूंढो। अच्छा, वो उसकी तो एक इज़्ज़त थी उन बार काउंसिल वाले साहब की, और वो किराएदार वकील बिल्कुल जी सर, जी सर, जी सर, लेकिन वो गुस्से से लाल पीला हो रहा था कि जब उसके ऑडियो मैसेजेस सुनाए जा रहे थे और वो अमजद साहब अपना केस पेश कर रहे थे। 2 ढाई 3 महीने और लिए इसने, उसमें बदतमीज़ी भी की, उसमें झगड़े भी किए इनसे, और कहता मैं घर ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल जाएगा तो मैं चला जाऊँगा। किराया अगले 2 ढाई महीने भी नहीं दिया। एक तरीके से 12-13 लाख रुपए उसने किराया भी चढ़ा दिया मुख्तलिफ ड्यूज़ की शक्ल में। फिर अमजद साहब को एक दिन फ़ोन करके कहता है कि मैं इंशाल्लाह इस महीने आपका घर खाली कर दूँगा। अच्छा, अमजद साहब उस एजेंट के पास भी गए, कह रहे देखो यार, तुम मोहल्ले में रहते हो, मुझे पता है तुम्हारी स्टेट एजेंसी है, हम सब देखते हैं तुम्हें, लेकिन मैंने तुमसे कभी कोई सर्विसेज ली नहीं थी, पहला मौका था, तुमने पहले में ही कार्रवाई कर दी। कह रहा सर सच बताऊं, मैं इस बंदे के बारे में इतना नहीं जानता था, हाँ बस ये आया हमारे पास फैमिली के साथ 2-3 दफ़ा घर के लिए, तो मैंने दिलवा दिया। मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की है, ये इस शहर का नहीं है, इस शहर में कोई 10-12-15 साल से रह रहा है, और पिछले 8-10 घरों से तो ये ऐसे ही निकाला गया है। कहीं इसने किसी को मारा, मालिक मकान को, कहीं मालिक मकान ने उसको गुंडों से बिठवाया, तो ये निकला है। तो मुझे तो अभी रिसेंट पास में बात पता लगी है, और कह रहा है यार तुमने हमें फंसवा दिया था इसके आगे। अब जैसा कि अमजद साहब को इसने कहा था कि मैं इस महीने घर छोड़ दूंगा, अब जब डेट्स करीब आने लगी तो अमजद साहब के पड़ोसी हैं जो एक सहाफ़ती इदारे में नाइट शिफ्ट करते हैं, उनका फ़ोन आया कि यार ऐसे ऐसे आपके घर के बाहर ट्रक लगा हुआ था और वो सामान लेकर गए आपके किराएदार, और चाबी हमें थमा गए, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर वाले जो आपके दूसरे किराएदार हैं वो घर पे नहीं है। तो खैर जी, अमजद साहब अपने बेटे के साथ भागे भागे गए कि भाई चाबी तो लें, जान छूटी एक बंदे से, किराया तो देना नहीं था। अब अमजद साहब कहते हैं कि 10-12 साढ़े 12 लाख रुपए किराए की मद में, बिल्स की मद में, बाकी चीज़ों में तो मैं सोच के बैठा ही था कि चलो ये नुकसान हो गया। कह रहा मैं घर के अंदर घुसा हूँ तो वॉलपेपर्स बाकायदा फटे हुए, ये नहीं था कि यूजेज से फटे, बाकायदा फाड़े हुए। जो स्विच बोर्ड थे उसमें मुक्के मार के या कोई चीज़ मार के वो स्विचेस तोड़े हुए, तारों का हाल बुरा किया हुआ। किचन में कह रहे हैं मैंने नए टाइल के साथ एक वो प्लास्टिक शीट टाइप ना वो आती है, वॉलपेपर टाइप होता है, लेकिन वो पेपर नहीं होता, वो प्लास्टिक सा होता है, कह रहा उसमें कुछ डंडे मार के क्रैक किया हुआ। गर्ज ये कि घर की हालत बुरी की हुई, और वो चुपचाप चाबी दे के निकल गया। इस कहानी को सुनाने का मकसद ये नहीं कि भाई किसी वकील को घर ना दें। मैं भी किराएदार हूँ, और जिस शहर में ये काम हुआ है, जिस शहर का वाक़या है, उसी शहर में रह रहा हूँ। अब सहाफ़ियों पर भी टैग लगा हुआ है, तो क्या मतलब मुझे कभी किराए का घर नहीं मिलेगा? क्या पुलिस वाले को किराए के घर नहीं मिलते? क्या वकीलों वकला को नहीं मिलते? लेकिन एक हिचकिचाहट है लोगों में, जो हम सहाफ़ी बरादरी के लोग, हम वकला जो न्यूट्रल लोग होते हैं, जो थोड़ा बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जो इज़्ज़त को बहुत ऊपर रखते हैं अपनी ज़िंदगी में, इज़्ज़त से जीने को, वो जब किसी मालिक मकान के मुंह से सुनते हैं ना कि हाजी सहाफ़ी वकील और प्लस वाले को घर नहीं देना, तो हम ऑफेंडेड फील करते हैं। लेकिन ये वाक़या जब सामने आते हैं ना, तो मालिक मकान जस्टिफाइड होते हैं कि हम इस तरह के लोगों को घर नहीं देते, क्योंकि फिर वो ऐसी धमकियां देते हैं। अब अभी 1 मिनट के लिए इमेजिन करें, जो शख्स 1-1 रुपए को मोहताज हुआ है अपने बच्चों की फ़ी के मामले में, जो बाकी एक्सपेंसेस के मामले में, एक छोटे घर में शिफ्ट हुआ है कि मैं उस पोर्शन को किराए पे देके चलाऊंगा, अगर वो स्टे ले लेता बंदा वकील, तो अमजद साहब कहाँ खड़े हुए थे? वो तो ख़त्म हो जाते। एक दिन कोई हार्ट अटैक आता या उनके दिमाग की शरीयान फट जाती, डिप्रेशन में कुछ भी जान से चले जाते वो, क्योंकि हमारे यहाँ केसेस कैसे चलते हैं। वो तो शुक्र अदा करें, ये भी एक एंगल था इसमें। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि जहाँ ये पता लगा पिछले 8-10 घरों में इसी तरह निकला है, वहाँ ये भी आप दिमाग में रखें कि अगर वो बार काउंसिल वाले साहब नहीं मिलते तो इस शख्स ने कितना तंग करना था। कोर्ट नहीं भी जाता तो अमजद साहब नहायत एक शरीफुन्नफ्स इंसान थे, वो इनको कितना घुमाता। इससे ये भी हमें सीख मिलती है कि जो इदारों का नाम लेके ना, कोई कहता है जी मैं एजेंसी का हूँ, कोई कहता है जी मैं सहाफ़ी हूँ, कोई कहता है मैं पुलिस में हूँ, कोई कहता है मैं वकील हूँ। जब आप इनके सीनियर्स या इन मुताल्लिका इदारों से रब्ता करेंगे, वो कभी भी किसी की बदमाशी को ऑन नहीं करते। वो उल्टा, अब देखें ना, वो बार काउंसिल वाले साहब कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारे बारे में। यानी कि इससे पहले 8-10 लोग जिनको इसने बेवकूफ़ बनाया था, जिनके साथ झगड़े किए थे, जिनके घर के सत्यानाश किया था, उनके ड्यूज़ नहीं क्लियर किए थे, अगर वो इन साहब के पास आ जाते जो इनके सीनियर वकील थे और बॉस थे, तो बहुत पहले इसका रंग सामने आ चुका होता। तो अमजद साहब की दिमाग चल गया कि उनको किसी ने मशवरा दिया कि उन्होंने इस तरीके से अप्रोच किया अपने वकील दोस्त को, और वकील दोस्त ने इन बार काउंसिल वाले साहब को ढूंढ लिया।
और सबसे बड़ी सीख, आपको याद है सबसे पहले कॉल इसने की थी किराएदार ने कि जी वो एजेंट जो है, जो स्टेट एजेंट है, वो किराएनामा में जो एग्रीमेंट में देर कर रहा है, तो आप तो शरीफ आदमी हैं, मैं देख लूँगा, मुझे बताएं इसको, मैं ऐसे डील करता हूँ। तो अमजद साहब की शख्सियत, जब आप किसी चीज़ को ओन करते हैं ना, तो इतना ज़्यादा शरीफ होना भी आपके लिए नुकसानदेह होता है। मैं ये नहीं कहता बदमाश हो जाए, मैं ये नहीं कहता किसी पे जुल्म करें, कोई फैमिली वाला आपके घर रह रहा है, लेकिन थोड़ा सा डाढ़ा होना चाहिए अपनी चीज़ों के लिए। शराफत और बेवकूफ़ी में बहुत थिन लाइन है। कुछ लोग बेवकूफ़ होने को ना शराफत गर्दान रहे होते हैं कि जी हम बहुत शरीफ लोग हैं, आपके सामने आपकी चीज़ों का नुकसान हो रहा है और आप खामोश हैं। नहीं, अल्लाह ताला भी आपको ये नहीं कहता, हमारा दीन भी हमें ये नहीं कहता कि आप गैर ज़रूरी जुल्म बर्दाश्त करें। रिएक्ट करना चाहिए और शुरू से करना चाहिए। जब आप आदत डाल देते हैं कि आपके ऊपर लेबल लग जाए कि बोले यार ये तो बेवकूफ़ आदमी है, इसको रगड़ा दो, तो रगड़ा मिलेगा आपको, कोई नहीं रोक सकता। अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड लें, भले खामोशी से लें, लेकिन चीज़ों को छोड़ें नहीं। मैं ये नहीं कहता चीखें चिल्लाएं, उस किराएदार की तरह गालियाँ देते, लेकिन अपनी चीज़ों पे स्टैंड तो लेते शुरू से। हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़, चलो मैं दे देता हूँ, मैं गैस का बिल है मैं दे देता हूँ, ये कर लेता हूँ। ये शराफत नहीं है, बेवकूफ़ी है। और ये बेवकूफ़ी इज़ इक्वल्स टू शराफत करने वालों में मकानदार भी होते हैं, किराएदार भी होते हैं। इसी तरीके से जो ईवल करेक्टर होता है, ये किराएदार था अभी, ऐसे बहुत से करेक्टर आपको मकानदार की सूरत में ही मिलेंगे। तो ये इक्वली है, सिंपल असूल यही है कि अपनी चीज़ के लिए स्टैंड लें। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने घर बनाया था, अब अल्लाह का शुक्र है उनके हालात बेहतर हैं, नौकरी भी उनकी बहाल हो गई है, बच्चे भी माशाल्लाह, पहला जो बड़ा बच्चा था, बेटा था, वो भी पढ़ के अपनी एक अच्छी जॉब पर एक रेप्यूटेबल इदारे में लग चुका है। अच्छा बुरा वक्त आता है, लेकिन अगर आप एक मिनट के लिए सोचें कि अगर ये मामलात वर्स्ट हो जाते तो आज अमजद साहब कहाँ खड़े होते या उनकी फैमिली कहाँ खड़ी होती। थैंक यू जी।